नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, विधिक आचार अधिवक्ताओं की जवाबदेही एवं बार बेंच संबंध नामक इस पेपर में हमने अब तक भारत में विधि व्यवसाय के विकास के बारे में जो जाना है उसका आखिरी भाग एवं मैं बताने जा रहा हूँ कि भारत में जो विधि व्यवसाय है उसके विकास में इंडियन बार कमेटी और उनका क्या योगदान रहा। इससे पहले हमने वीडियो में देखा कि भारत में जो विधि व्यवसाय है वो ब्रिटिश भारत के पूर्व विधि व्यवसाय के बारे में जाना, ब्रिटिश भारत में विधि व्यवसाय के बारे में जाना कि ब्रिटिश काल में भारत में विधि व्यवसाय क्या रहा, और ब्रिटिश सम्राट के न्यायालय जो 1726 के चार्टर से बने थे, कंपनी के न्यायालय जो कि 1793 के रेगुलेटरी एक्ट से बने थे, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट जो कि ब्रिटिश न्यायालय और कंपनी न्यायालय दोनों पर लागू होता था, वो देखा। फिर हमने देखा कि लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 में एडवोकेट्स और वकीलों को किस तरह से विभाजन किया गया था। अब आज हम इस वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे कि इंडियन बार कमेटी 1923 एवं इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926। 1923 में सर एडवर्ड चामियर की अध्यक्षता में इंडियन बार कमेटी गठित हुई। इस कमेटी में अखिल भारतीय स्तर पर बार के गठन और हाई कोर्ट के लिए अखिल भारतीय काउंसिल की स्थापना के संबंध में विचार करना और सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया। कमेटी अखिल भारतीय बार काउंसिल की स्थापना तथा अखिल भारतीय स्तर पर बार के गठन के पक्ष में नहीं थी। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि सभी हाई कोर्ट के विधि व्यवसायियों का केवल एक वर्ग हो और उसे एडवोकेट का नाम दिया जाए। कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर वकीलों को भी तीनों हाई कोर्टों के मौलिक क्षेत्राधिकार में अभिवेचन करने अर्थात प्लीड करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कमेटी ने यह सुझाव भी दिया कि प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए एक बार काउंसिल का गठन किया जाए और किसी भी विधि व्यवसायी के विरुद्ध अनुशासन संबंधी मामले की जांच कराने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, परंतु कार्रवाई करने के पूर्व इस जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु मामले को बार काउंसिल को सौंपना चाहिए। इस कमेटी के कुछ सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए 1926 में इंडियन बार काउंसिल एक्ट अधिनियमित किया गया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत में कुछ न्यायालयों में बार काउंसिल का गठन एवं स्थापना करना, ऐसी काउंसिल को कुछ शक्तियाँ प्रदान करना और उन पर कुछ कर्तव्य आरोपित करना था। इस एक्ट के प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए एक बार काउंसिल स्थापित करने का उपबंध किया। प्रत्येक बार काउंसिल 15 सदस्यों में गठित होनी थी। इनमें से 4 सदस्य हाई कोर्ट द्वारा मनोनीत किए जाने थे और 10 सदस्य उस हाई कोर्ट के एडवोकेटों द्वारा अपने में से चुने जाने थे। इस एक्ट के उपरांत भी हाई कोर्ट को एडवोकेटों को सूचीबद्ध करने का अधिकार प्राप्त था। बार काउंसिल द्वारा बनाए गए नियम और हाई कोर्ट के अनुमोदन के उपरांत ही लागू हो सकते थे। कलकत्ता हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट ने गैर बैरिस्टरों एडवोकेटों को भी मौलिक क्षेत्राधिकार में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार बैरिस्टर और एडवोकेट का भेद समाप्त हो गया, परंतु एडवोकेट चाहे बैरिस्टर थे या नहीं, उन्हें हाई कोर्ट के मौलिक पक्ष पर केवल अटॉर्नी के अनुदेश पर ही नहीं उपस्थित हो सकते थे और अभिवेचन कर सकते थे। इंडियन बार काउंसिल एक्ट
1926 विधि व्यवसायियों को संतुष्ट करने में असफल रहा। मोफिसल कोर्ट में कार्य करने वाले वकील और मुख्तार उसके क्षेत्र में नहीं थे। इसके अतिरिक्त बार कौंसिल को महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई थी। अखिल भारतीय विधिज्ञ कमेटी 1951। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1951 में अखिल भारतीय विधिज्ञ बार कमेटी न्यायमूर्ति S.R. दास की अध्यक्षता में नियुक्त की गई। कमेटी ने अखिल भारतीय बार काउंसिल ऑफ स्टेट बार काउंसिल की स्थापना की सिफारिश की। कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि कुछ बचाव के अधीन अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध करने और उनको निलंबित करने तथा हटाए जाने की शक्ति बार काउंसिल को प्राप्त होनी चाहिए। इससे यह भी सुझाव दिया गया कि जो व्यक्ति स्नातक नहीं है उन्हें वकील और मुख्तार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उसने ये भी सुझाव दिया कि एडवोकेट की एक सूची तैयार की जानी चाहिए और उन्हें देश के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करने का अधिकार होना चाहिए। विधि आयोग 1958। 1958 में विधि आयोग ने अपनी 14वीं रिपोर्ट में एकीकृत अखिल भारतीय बार की स्थापना की सिफारिश की। इस बार की वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट और अधिवक्ताओं में विभाजित करने की सुझाव दिया। इसने अखिल भारतीय बार कमेटी 1951 की सिफारिश की समर्थन किया कि विधि स्नातक से कम योग्यता के प्लीडर की भर्ती न की जाए। अधिवक्ता अधिनियम 1961, एडवोकेट एक्ट 1961। सन 1961 में भारतीय संसद ने अधिवक्ता अधिनियम पारित किया। इसका उद्देश्य विधि व्यवसाय संबंधी विधि को संकलित और संशोधित करना और बार कौंसिल तथा अखिल भारतीय बार कौंसिल के गठन के संबंध में उपबंध करना है। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ये अधिनियम राज्य विधिज्ञ परिषद, स्टेट बार कौंसिल और भारतीय विधिज्ञ परिषद बार कौंसिल ऑफ इंडिया के गठन के कार्य और शक्तियों के संबंध में उपबंध करता है। भारतीय विधिज्ञ परिषद वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार के मानक का निर्धारण करती है और इसके उल्लंघन पर दंड के संबंध में भी नियम बना सकती है। यह विधि शिक्षा का स्तर निर्धारित करती है और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है जिनकी विधिक स्नातक की डिग्री प्राप्तकर्ता को अधिवक्ता एडवोकेट के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। यह राज्य विधिज्ञ परिषद पर नियंत्रण रख सकती है और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा भी करती है। अनुशासन कमेटी द्वारा जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है उसका निर्धारण भी यही करती है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 अधिवक्ताओं को दो वर्गों में विभाजित करता है, वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता। राज्य विधिज्ञ परिषद अधिवक्ताओं की सूची तैयार करती है और इसकी प्रतिलिपि भारतीय विधिज्ञ परिषद को भेजती है। इस सूची में जिन अधिवक्ताओं का नाम होता है वह भारत के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अधिनियम में अधिवक्ता की अहर्ता और अनर्हता के संबंध में उपबंध किया गया है। इस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत कतिपय महत्वपूर्ण अवधारणाओं का अर्थ दिया गया है। धारा 2 क के अनुसार अधिवक्ता से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नामावली में दर्ज अधिवक्ता अभिप्रेत है। और बाकी धाराओं को हम आगे जब अधिवक्ता अधिनियम को पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। धारा E2 के अंदर भारतीय विधिज्ञ परिषद, 2E के अंदर विधिज्ञ परिषद के बारे में दिया गया है और 2J में विधि व्यवसायी से किस अभिप्रेत बताया गया है। तो इस तरीके से अधिवक्ता अधिनियम 1961 को जब आगे पढ़ेंगे तो विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे।
धारा 29 से 24 के अंतर्गत विधि व्यवसाय के अधिकार के संबंध में उपबंध किया गया है। 35 से 44 अधिवक्ताओं के आचरण के संबंध में उपबंध करती है। इसमें औचार के लिए अधिवक्ता को दंड देने का भी उपबंध रखा गया है। धारा 45 से 22 में विविध प्रकार के उपबंध मिलते हैं। ये प्रकीर्ण अध्याय है। इसमें न्यायालयों तथा अन्य प्राधिकारियों के समक्ष अवैध रूप से विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए शास्ति का उपबंध किया गया है। इस प्रकार हमने देखा कि भारत में विधिक व्यवसाय का विकास की जो विभिन्न स्तर, विभिन्न श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों का जो आखिर में परिणति होती है वो है इंडियन एडवोकेट्स एक्ट 1961, जो कि विधि व्यवसाय संबंधित विधि को संकलित और संशोधित करता है और बार कौंसिल तथा अखिल भारतीय बार कौंसिल के गठन के संबंध में उपबंध करता है। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। तो इस प्रकार पहले वीडियो में हमने देखा कि भारत में विधिक व्यवसाय का विकास ब्रिटिश भारत के पूर्व क्या था, ब्रिटिश काल में क्या रहा और उसके बाद अखिल भारतीय विधि कमेटी की रिपोर्ट के बाद और अधिवक्ता अधिनियम 1961 के बाद क्या क्या तरीके से भारत में विधि व्यवसाय का विकास हुआ। अब हम आगे अधिवक्ता अधिनियम 1961 को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और धन्यवाद।